हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4 जो कि एनसीईआरटी का है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, क्लास 9 का। तो इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे यूपीएससी एंड अदर पीसीसी एग्जाम के लिए। और ये संस्थाओं के कामकाज लेसन का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे संस्थाएं जो होती हैं उनका क्या कामकाज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि राजनीति विज्ञान का है। तो इसको एंजॉय करिए। इसके पहले हमने लोकतंत्र के बारे में जाना, चुनावी जो मुद्दे होते हैं, प्रचार प्रसार जो भी होता है सबके बारे में जाना। चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, उसमें कौन कौन मतदान करता है, कौन नहीं करता है। तो बहुत कुछ हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संस्थाओं का कामकाज। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, लेकिन आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। मतलब एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी की आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने नहीं किया, मैंने ये वो वगैरह, पता नहीं किया कि नहीं। लेकिन बेसिक चीजें तो इसी से क्लियर होंगी, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कर रखता है। और जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक नॉलेज नहीं हो जाएगा अच्छे से, तब तक आपको स्टैटिक बुक तो समझ में आएगा भी नहीं। अगर आएगा भी तो आधा अधूरा आएगा, क्योंकि इसमें जो जो छोटी छोटी स्टोरियां बताई गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक एक पॉइंट इसमें बहुत मैटर करता है। और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, तो जो कि डायरेक्टली क्या है, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है, यूपीएससी भी एक बैलेंस स्थापित करता है, इसलिए वो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देता है। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब गरीब से लेके अमीर तक सब एग्जाम देते हैं, तो सबको इक्वल करने के लिए वो एनसीईआरटी को ही बेस बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज संस्थाओं के कामकाज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये है संस्थाओं के कामकाज, लेसन 4। परिचय दिया है। परिचय तो आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम पढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट, प्रमुख राजनीति फैसले, मतलब नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे क्या कहा? कार्यालय ज्ञापन कहा। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह संख्या उसी संख्या से जाना जाता है। ओएम नंबर जो है इतना दिया था। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। वह छोटा सा आदेश था, ठीक है, मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे अपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। मतलब आइए देखें कि ये निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। तो इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। तो ठीक है, ये देख सकते हैं, यही है एक आदेश की तरह, ठीक है। फैसला लिया गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम एसबीसी, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब एसईबीसी या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले, तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी यह खुद निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इस प्रमुख बिंदु पर हम सरसरी नजर डालते हैं। तो क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। और वह औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। और क्या करता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं।
तो संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना ज़रूरी होता है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है? तो यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। तो दूसरा जो था, भारत सरकार ने दूसरा 1779 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिश पर संसद में चर्चा भी हुई और फिर क्या हुआ, वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और इसके नेता बिपिन झांसा प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। तो नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। फिर क्या हुआ, 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी शाह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तो नो रिजर्वेशन फॉर द कोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है। तो कैबिनेट के फैसले को कामुक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से 13 अगस्त 1990 को ओएम ने ये जो है 36/012/3190 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। तभी अखबार और पत्रिकाओं ने इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस हुई। इसके चलते कई जवाबी प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ हिंसक भी थे। इसमें नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से पिछड़े वर्गों के नहीं, उनके अवसर छीनेंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इसमें जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यह सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकार निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं में अदालत में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इन मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता था। तो आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला क्या था, तो यही सब मुद्दे थे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 1992 बहुमत से फैसला किया और भारत सरकार का यह फैसला अवैध नहीं था। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उनके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आरक्षण के मामले में किसने क्या कहा देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की और कैबिनेट आदेश जारी करने की घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया।
तो सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। तो ये सब क्या किसने कहा देख सकते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वो इकट्ठा काम करती हैं। इससे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों का खर्चा भी करती हैं। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती हैं। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, तो कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों पर फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है, तो ये तय करने वाला कोई भी तो होना चाहिए ना। तो क्या सही है और क्या गलत है, जिसके बारे में वो मतलब जस्टिफाई करे। सबके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को किस करने के लिए ज़िम्मेदार है। ये भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएँ, लेकिन ये गतिविधियाँ जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएँ कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है, जब ये संस्थाएँ अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों के कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। तो जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। तो संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होते हैं। कुछ समान रूटीन होते हैं। इनके कारण अक्सर काम देरी और परेशानी से होता है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून बैठकों की क्या जरूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं, थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं पूरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। तो संस्थाओं में संसद क्या है? तो कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का ही कोई जिक्र था। हम निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने की याद करने की कोशिश करेंगे। मंडल आयोग की रिपोर्ट कहाँ पर हुई थी? भारत के राष्ट्रपति इसका जिक्र कहाँ पर किए थे? प्रधानमंत्री कहाँ से किए थे? तो यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित होती थी। इसकी वजह सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती, तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों सरकार पर कदम नहीं उठा सकती थी? तो आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है, उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश करिए कि संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। तो हम संसद की आवश्यकता क्यों है, ये देख सकते हैं। हर लोकतंत्र में निर्वाचन जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधान सभा कहते हैं। अलग-अलग देशों में इसके नाम अलग-अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचन प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने, विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं और मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं। यह मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। तो क्या होता है? तो दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने फैसले कर सकती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बिना सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक मसलों और
किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं, तो आज पूरा आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उन्हें चेंबर या सदन कहते हैं। तो पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों को प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों को, एक को राज्यसभा और जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 से आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग-अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? यह बताएंगे। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है? वह अस्थायी है? तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब भी आपको आगे मिलेगा, तो सो डोंट वरी। लोकसभा बनाम राज्यसभा, मतलब दोनों में अंतर क्या है, ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया, मेंस में पूछा गया। ठीक है? दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी-कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं ना। और इसका मतलब नहीं है कि राज्यसभा या लोकसभा से ज़्यादा प्रभावी है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है। हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। तो देखते हैं, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। ठीक है? लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो, तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। दूसरा है, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में भारत सरकार का बजट, पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। जैसे मनी बिल आ गया तो उसको राज्यसभा खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि उन सुझाव को माने या ना माने। जैसे वो तो कह दी कि भाई इसमें थोड़ा संशोधन कर लो, अब लोकसभा का मन है वो माने या करे या ना करे, अपने एटीट्यूड में रहे। तीसरा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। जो लोकसभा, जैसे अपने मोदी जी हैं तो वो लोकसभा से हैं। ठीक है? अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद या विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। तो जैसे लोकसभा के अगर आधे से ज्यादा सदस्य प्रधानमंत्री कह दें कि हम इनके मंत्री पर मतलब इनसे मतलब सेटिस्फाई नहीं है कुछ भी, तो अविश्वास प्रस्ताव ला दे, तो या विश्वास नहीं है ऐसा कुछ ला दे, तो वो क्या होंगे, वो तो प्रधानमंत्री को वही पद अपना त्याग देकर आगे बढ़ना होगा, मतलब त्याग पत्र दे देना होगा। राज्यसभा को अधिकार हासिल नहीं है, जबकि ये चीजें किसको नहीं हासिल है? राज्यसभा को। लोकसभा में एक दिन देख सकते हैं आप, एक स्टोरी है। तो 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारियों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में दिन की कार्रवाई का अभिनव कर सकते हैं। तो 11 विभिन्न मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे, कश्मीर के आतंकी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है? पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं। बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है? और 12वां ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। और 12.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृति रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को अनुदान की जरूरत है।
और मानव संसाधन के विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार अध्यादेश क्यों लाना पड़े। और ये है कई सदस्यों ने मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में, जैसे सारे मुद्दे वहां पर संसद में उठते रहते हैं, फिर इस पर कार्रवाई होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, संसद के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़िए कि कार्यपालिका क्या होती है। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसमें इस अध्याय की शुरुआत की? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए उसने ये फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वह सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर ऐसे अधिकार मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि हो सकता कि जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहते हैं। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। तो राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका क्या है? किसी लोकतंत्र में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्तियां होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट्स या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, है ना। जैसे अगर आप आईएएस बनेंगे तो आप अस्थायी रहेंगे। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? तो आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों है? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। कभी-कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत ही सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह से उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को पूरा लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। ठीक है। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। तो दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली बात समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अच्छा बताइए, क्या प्रधानमंत्री जो होते हैं जैसे हमारे मोदी जी, क्या डायरेक्ट उनको नेता बना दिया गया है या उनका चुनाव डायरेक्ट होता है इनडायरेक्टली? प्रधानमंत्री हमारे जो बनते हैं वो डायरेक्टली बनते हैं इनडायरेक्टली, और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आप दोनों में डिफरेंसेस बताइए, किसका चुनाव डायरेक्ट होता है, किसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ओके, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल करने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर बन सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी का गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं।
बशर्ते वह संसद के सदस्य हों। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चुना जाना ज़रूरी है। तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इनमें अमूमन विभिन्न स्तरों में 60 से कितने मंत्री होते हैं? 80 मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इनमें करीब 25 मंत्री होते हैं। तो जैसे जो हमारे गृह मंत्री होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और सारे जो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये सब क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। और कपड़ा विभाग वाले ऐसे जो बहुत जो हैं बाल विकास कल्याण ये सब जो भी हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने के लिए। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही वो कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसले करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करते हैं। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं। वे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार संविधान में प्रधानमंत्री का या मंत्रियों के अधिकार एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री व्यापक अधिकार होते हैं। वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करते हैं और विभागों के विवाद के मामले में उनका अंतिम निर्णय माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं और सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी-कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाल ही में वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की जरूरत की राय माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उन्हें चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री
इसमें यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति न कर सके सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति कोविंद को। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, खुद से नहीं करते हैं भाई। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वह सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के मंजूर के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे पर हस्ताक्षर उसको करने पड़ते ही हैं। तो आप सोच रहे होंगे राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक में भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज तो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है? दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति आप जानते होंगे, इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति वो करते हैं। और कानून बनाने का काम विधायिका का होता है और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसका 4 साल का कार्यकाल तय है और अपनी पार्टियों के कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वो आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद की सर्वोच्च होता है, इसलिए हमारी प्रणाली शासन की संसदीय प्रणाली कही जाती है। तो इलियम्मा अन्नाकुट्टी और मेरीमॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती है। वे तीनों एक से एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्या आप उन्हें उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो इलियम्मा क्या पूछती है? अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हों, मतलब राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी होगा, तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? और दूसरा है अन्नाकुट्टी, मुझे बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? तो मेरी मॉल क्या है? मेरा सवाल है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? तो ये सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ आपके जवाब कितने इंटरेस्टिंग आते हैं। बाकी मैं तो बताऊंगी ही, अपने मुद्दा रखूंगी, लेकिन आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं देखना चाहती हूँ आपके खुरापाती दिमाग में इसका आंसर क्या क्या आएगा। तो न्यायपालिका, इस बार भी हम कार्यपालिका के बारे में अभी तक आपने पढ़ा, अब न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और इस बार भी हम सरकारी आदेशों की उसी कहानी पर लौटते हैं जिसमें हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता? सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता तो क्या होता? उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष या न्याय की उम्मीद नहीं रखता।
भले ही वो निष्पक्ष फैसला सुना देता है, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसलों को कोई नहीं मानता। और इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। संयुक्त राज्य की अमेरिका के न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। ये काल्पनिक विज्ञापन वहां 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों को नाम पे विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में कहता है कि हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते। क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है? तो वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी प्लीज, तो यहाँ पर दिया गया है। तो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं, है ना। आपके जिला में भी न्यायालय होंगे, स्थानीय स्तर पर भी होंगे, स्टेट के स्तर पर भी होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी विवाद की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से विवाद थे? जैसे देश के नागरिकों के बीच की विवाद की, नागरिकों और सरकारों के बीच, या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच के मुद्दे की। यह फौजदारी दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि यह विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होते हैं। भारत में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, मतलब चुनते हैं। इनमें से राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितने ही मुश्किल हो जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका कार्रवाई को लेकर चुनौती मिलती है, तो वह उनकी संवैधानिकता वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों में सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार की कार्रवाई में जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। तो निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाइए कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताइए, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार को। तो ठीक है, ये है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस JS खेहर, जो 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होते हैं। यहाँ पर कुछ कीवर्ड हैं जिसको हम समझ सकते हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या दो से पार्टी जब साथ में मिलकर गठबंधन करके कोई सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय होता है जिसके पास देश के संविधान कानून आधार पर प्रमुख नीति बनाने और फैसले करने और लागू करने के अधिकार होते हैं, मतलब कानून बनाती है।
तो सरकार क्या होती है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में स्थित व जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने या लागू करने की पावर होती है। न्यायपालिका होती है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो जजमेंट है वो सब। विधायिका क्या होती है? विधायिका जिसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का अधिकार होता है। कार्यालय विज्ञापन क्या होता है? सक्षम अधिकारों द्वारा जारी पत्र जिनमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था देश के सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह है। भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियां तय तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति है। राज्य क्या है? निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।